हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लर्निंग्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिएक्शंस ऑफ साइक्लोएल्केन्स। साइक्लोएल्केन्स की रिएक्शन ओपन चेन एल्केन की रिएक्शन से थोड़ी सी अलग होती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि साइक्लोएल्केन्स जो होते हैं ये साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं और इनमें साइक्लिक कंपाउंड्स होने की वजह से इनमें एंगल स्ट्रेन थोड़ा सा ज़्यादा होता है। जो लोअर साइक्लोएल्केन्स होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू हायर साइक्लोएल्केन्स, क्योंकि उनमें बॉन्ड एंगल बहुत कम होता है और परफेक्ट बॉन्ड एंगल से वो बहुत ज़्यादा डेविएट कर जाते हैं। इसलिए लोअर साइक्लोएल्केन्स आर मोर रिएक्टिव एज़ कम्पेयर टू हायर साइक्लोएल्केन्स। तो जो हम आज रिएक्शंस पढ़ने जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ लोअर साइक्लोएल्केन्स की रिएक्शंस हैं। तो आज हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे? टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ेंगे हम विद मैकेनिज्म, ठीक है। और हम किन की रिएक्शंस पढ़ेंगे? लोअर साइक्लोएल्केन्स की, यानी कि साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन की। तो जो साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन होते हैं उनकी रिएक्शंस हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं और उनकी रिएक्शन ओपन चेन एल्केन के जैसी ही होती है। तो हम कौन कौन सी रिएक्शंस पढ़ेंगे? एक तो पढ़ेंगे हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरी हम रिएक्शन पढ़ेंगे एडिशन रिएक्शंस और विच आर आल्सो कॉल्ड रिंग ओपनिंग रिएक्शन। ये जो एडिशन रिएक्शन होती है ये तीन तरह की हम पढ़ेंगे: एडिशन ऑफ हैलोजेंस, एडिशन ऑफ हाइड्रोब्रोमिक एसिड और हाइड्रो आयोडिक एसिड, और थर्ड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो ये जो रिएक्शंस हैं ये तीनों ही कौन सी रिएक्शन है? रिंग ओपनिंग रिएक्शन है। और थर्ड टाइप की रिएक्शन कौन सी होती है? इसकी एक्शन ऑफ हीट। ये एक्शन ऑफ हीट भी एक तरह की रिंग ओपनिंग रिएक्शन है, लेकिन इसमें जो हमको प्रोडक्ट मिलता है वो अनसैचुरेटेड मिलता है, जो थर्ड टाइप की रिएक्शन है। सेकंड टाइप की रिएक्शन में भी रिंग ओपनिंग होता है, लेकिन उसमें हमको जो ओपन चेन स्ट्रक्चर मिलेगा वो सैचुरेटेड होगा। तो ये दोनों में डिफरेंस रहेगा। अब हम शुरू करते हैं पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? हमको पता है सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि एक एटम या एक ग्रुप हटता है, उसकी जगह पे दूसरा एटम या दूसरा ग्रुप उसकी जगह ले लेता है। तो यहाँ पे हम वही करने वाले हैं। हम ले रहे हैं साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन का रिएक्शन हम करवाने जा रहे हैं किसी भी डायटोमिक हैलोजन के साथ, जैसे कि क्लोरीन या ब्रोमीन। कंडीशंस क्या होंगी? या तो हम यूवी लाइट की प्रेजेंस में करेंगे, या हम सनलाइट की प्रेजेंस में करेंगे, या पेरोक्साइड आयन की प्रेजेंस में, या हाई टेम्परेचर पे। तो इन चारों में से कोई भी एक कंडीशन हम ले सकते हैं। तो साइक्लोप्रोपेन हम एक्सेस में ले रहे हैं, उसका रिएक्शन हम कर रहे हैं क्लोरीन के साथ, और हमको प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? 1 क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन। यानी कि साइक्लोप्रोपेन में ये जो तीनों कार्बन हैं ये CH2 हैं, ठीक है। ये तीनों CH2 हैं। इनमें से क्या होगा? किसी एक कार्बन के साथ एक जो हाइड्रोजन जो होगा वो रिप्लेस हो जाएगा विद Cl, ठीक है। और वो वाला जो हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है वो दूसरे Cl के साथ मिलके क्या बना देगा? HCl। तो एक H हटेगा, उसकी जगह पे एक Cl लग जाएगा। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरी बात, इसमें साइक्लोप्रोपेन ये रिएक्शन बहुत आसानी से करेगा क्योंकि इसमें एंगल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होता है। इसका बॉन्ड एंगल होता है 60 डिग्री। साइक्लोप्रोपेन में बॉन्ड एंगल होता है 60 डिग्री। तो ये बहुत ही फास्ट रिएक्शन करेगा क्योंकि इसमें बॉन्ड एंगल इतना कम है कि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इसमें एंगल स्ट्रेन बहुत ही ज़्यादा होती है। अब इस रिएक्शन में हमको दो प्रोडक्ट दिख रहे हैं, 1 क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन एंड HCl। एक और बात, 1 क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन इज़ ए काइंड ऑफ एल्काइल हैलाइड, ठीक है। एल्काइल हैलाइड क्या होते हैं? जब किसी एल्काइल ग्रुप के साथ एक हैलोजन लगाओ, तो ये साइक्लो एल्काइल ग्रुप के साथ एक हैलोजन लगा है, तो ये एक साइक्लो एल्काइल हैलाइड है। अब जो दूसरी बात है वो क्या है कि इसमें हमको एक ही बाय प्रोडक्ट दिख रहा है, कौन सा? HCl। लेकिन इसमें और भी बहुत सारे बाय प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन वो इतने कम अमाउंट में बनते हैं कि हम उसको यहाँ पे कंसीडर नहीं करते। लेकिन जब हम अभी मैं इसका मैकेनिज्म करवाऊँगा तो वो बाय प्रोडक्ट्स भी आपको दिखाई देंगे। तो दिस इज़ द ओवरव्यू ऑफ द रिएक्शन, दैट इज़ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब चलते हैं इसके मैकेनिज्म के ऊपर। एक और बात मैंने अभी बताई भी थी कि जो साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन होते हैं उनमें बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है, इसलिए वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो वो इस तरह की रिएक्शन को बहुत आसानी से नहीं करते, जैसे कि साइक्लोप्रोपेन कर रहा है यहाँ पे, या साइक्लोब्यूटेन करेगा, ठीक है। क्योंकि उनमें बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है, वो परफेक्ट बॉन्ड एंगल के थोड़े से पास होते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इस रिएक्शन का मैकेनिज़्म। अब ये जो रिएक्शन है ये इसको हम फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म भी बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें फ्री रेडिकल्स बहुत ज़्यादा बनते हैं, जिसकी वजह से रिएक्शन आगे को परसीव होता है।
अब इसका जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है चेन इनिशिएशन स्टेप। चेन इनिशिएशन स्टेप का मतलब क्या है कि ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये वाला रिएक्शन, ये जो चेन रिएक्शन होने वाला है, ये स्टार्ट कैसे हो रहा है? ये हो रहा है कि जो Cl2 है, डायटोमिक जो मॉलिक्यूल है, ये टूट रहा है होमोलाइटिकली। होमोलाइटिक का मतलब क्या होता है कि दो Cl जो आपस में बॉन्डेड लिए हैं, वो दोनों ने जो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, वो दोनों जब टूटते हैं एक दूसरे से अलग होते हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन ले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक Cl दोनों इलेक्ट्रॉन ले गया और एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया और एक इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, तो वो Cl नेगेटिव और Cl पॉजिटिव बनेंगे। दैट इज़ कॉल्ड हिट्रोलाइटिक फिजन। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? होमोलाइटिक फिजन। तो दोनों Cl एक एक इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेके जा रहे हैं, ठीक है। और ये रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या है? यहाँ पे वी हैव टू प्रोवाइड ए लॉट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ यूवी रेडिएशन, बिकॉज Cl बॉन्ड इज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। क्योंकि Cl का साइज़ बहुत छोटा होता है, इसलिए उनमें बॉन्ड लेंथ बहुत कम होती है, और जितनी बॉन्ड लेंथ कम होती है हमको पता है उतनी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है। इसलिए ये रिएक्शन जो है इसमें हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। इसीलिए ये जो स्टेप है ये क्या है? एंडोथर्मिक स्टेप है। एक तो बात ये होगी। दूसरी बात आपने याद रखनी है, इसमें फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं क्योंकि इसमें होमोलाइटिक फिजन हो रहा है। अब ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं दे आर आल्सो वेरी रिएक्टिव। अब ये कैसे रिएक्ट करेंगे? तो अब सेकंड स्टेप कौन सा आएगा? चेन प्रोपेगेशन स्टेप। देखो अब हमने क्लोरीन को किसके साथ रिएक्ट किया है? साइक्लोप्रोपेन के साथ। तो जैसे ही Cl फ्री रेडिकल जनरेट होंगे वो अटैक करेंगे साइक्लोप्रोपेन के साथ। वो जैसे साइक्लोप्रोपेन के ऊपर अटैक करेंगे वो क्या करेंगे? एक हाइड्रोजन को वहाँ से निकालेगा, ठीक है। Cl एक हाइड्रोजन को वहाँ से निकालेगा और खुद और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? HCl में। एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि जब भी कोई फ्री रेडिकल किसी सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करता है या किसी और रिएक्टेंट के ऊपर अटैक करता है तो ये उसका भी होमोलाइटिक फिजन करवाता है। तो देखो जो साइक्लोप्रोपेन से H निकल रहा है वो भी होमोलाइटिकली निकल रहा है। तो जो H निकलेगा इसका मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन ले गया, तो जो साइक्लोप्रोपेन का जो कार्बन था जहाँ से H निकला उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, ठीक है। तो वो कोई इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होगा, वो भी क्या बन जाएगा? फ्री रेडिकल। तो ये जो Cl यानी कि क्लोरीन का जो फ्री रेडिकल है ये एक और फ्री रेडिकल हमको देगा। कौन सा? साइक्लोप्रोपेन का फ्री रेडिकल, जिसके नीचे मैंने लिखा हुआ है फ्री रेडिकल एंड हाईली रिएक्टिव। अब ये जो फ्री रेडिकल जनरेट हुआ साइक्लोप्रोपेन का, ये क्लोरीन गैस के ऊपर यानी कि Cl2 के ऊपर अटैक करेगा। वहाँ से ये एक Cl को अपनी तरफ लेके जाएगा, मतलब कि एक Cl इसके साथ बॉन्ड बनाएगा क्योंकि इसकी एक वैलेंसी फ्री हो चुकी है। साइक्लोप्रोपेन में एक कार्बन की वैलेंसी फ्री हो चुकी है, तो एक Cl इसके साथ जाके बाइंड कर जाएगा। अब मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी कोई फ्री रेडिकल दूसरे सबस्ट्रेट के साथ एक्ट करता है तो उसका भी वो क्या करता है? होमोलाइटिक फिजन करता है। तो जो साइक्लोप्रोपेन Cl2 को तोड़ेगा तो वो भी फिर उसका क्या करवाएगा? फ्री होमोलाइटिक फिजन करेगा। इसका मतलब जो Cl2 टूटेगा वो फिर से होमोलाइटिकली टूटेगा, ठीक है। तो वो भी क्या देगा? क्लोरीन का फ्री रेडिकल देगा। तो जब एक Cl साइक्लोप्रोपेन के साथ जाके लग जाएगा तो दूसरा Cl जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा? वो भी फ्री रेडिकल की फॉर्म में निकलेगा। तो हर स्टेप में फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अब ये जो Cl का फ्री रेडिकल जनरेट होगा, ये फ्री रेडिकल क्या करेगा? ये फिर से जो आपने ऊपर मैंने स्टेप लिखा हुआ है ये फिर से वो स्टेप को रिपीट करेगा। यानी कि ये प्रोपेगेशन स्टेप जो है ये बार बार होगा क्योंकि इसमें Cl का यानी कि क्लोरीन का फ्री रेडिकल बनेगा। देखो लास्ट में क्लोरीन का फ्री रेडिकल बना, ये ही वाला क्लोरीन का रेडिकल, और जो पिछले स्टेप में बना ये वाला क्लोरीन का फ्री रेडिकल, ये दोनों फ्री रेडिकल ये जो पहले वाला स्टेप है इसको बार बार करते जाएंगे। तो ये चेन प्रोपेगेशन स्टेप बार बार होगा जिससे कि हमारे प्रोडक्ट की यील्ड बढ़ेगी। अब थर्ड स्टेप क्या होगा? चेन टर्मिनेशन स्टेप। अब चेन टर्मिनेशन स्टेप में आपको वो वाला प्रोडक्ट भी बनता दिखाई देगा जो आपको रिएक्शन में नहीं शो किया होगा। तो इसमें हमको पता है साइक्लोप्रोपेन के दो फ्री रेडिकल जनरेट हुए हैं। ये दोनों फ्री रेडिकल्स आपस में जुड़ के एक बाईसाइक्लिक सा प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। ये माइनर प्रोडक्ट होता है, बहुत कम अमाउंट में बनता है, दैट्स वाई इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज द बाई प्रोडक्ट, लेकिन ये बनता है रिएक्शन के अंदर। ऐसे ही Cl क्लोरीन के जो फ्री रेडिकल होंगे वो आपस में मिलकर फिर से क्लोरीन मॉलिक्यूल फिर से बनाते हैं, और जो बचे हुए साइक्लोप्रोपेन के फ्री रेडिकल हैं और क्लोरीन के फ्री रेडिकल हैं वो आपस में मिलके फिर क्या बनाते हैं? 1-क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन। तो इस तरह से ये रिएक्शन यहाँ पे रुकता है, ठीक है। तो इसको फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इसलिए बोला गया क्योंकि इसमें बहुत सारे फ्री रेडिकल्स बन रहे थे। ऐसे ही जैसे कि साइक्लोप्रोपेन ने ये रिएक्शन शो किया, ये रिएक्शन साइक्लोब्यूटेन भी शो करेगा बिल्कुल उसी तरह से। उसमें से भी एक हाइड्रोजन निकलेगा और उसकी जगह पे एक Cl लगेगा और हमको क्या मिलेगा? 1-क्लोरोसाइक्लोब्यूटेन प्लस HCl बनेगा।
नेक्स्ट रिएक्शन इज़ एडिशन रिएक्शन। एडिशन का मतलब हमको पता है क्या होता है। जैसे कि हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड में जब एडिशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे एक पाई बॉन्ड तोड़ते हैं और 2 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमारे पास कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, तो क्या होगा, यहाँ पे साइक्लिक कंपाउंड जो है इसमें सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड्स हैं। तो इसमें से हम एक सिग्मा बॉन्ड तोड़ेंगे और उसकी जगह पे 2 सिग्मा बॉन्ड और नए बनाएंगे। तो इसमें एडिशन इस तरह से होगा। इसमें एडिशन जो होगा वो क्लोरीन और ब्रोमीन किसी भी एक डायटोमिक मॉलिक्यूल से करेंगे हम ऑन साइक्लोप्रोपेन। तो क्या होगा, आप देखो कि यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है साइक्लोप्रोपेन का। कोई भी जो 2 कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है उसको तोड़ेंगे और दोनों कार्बन के साथ एक Cl लगा देंगे। इसका मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड और बन जाएंगे। तो साइक्लोप्रोपेन से हमको क्या मिलेगा, ओपन चेन स्ट्रक्चर मिलेगा 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन, यानी कि ये रिंग ओपनिंग रिएक्शन हो गई। अब ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है, ये हो रही है एक लुईस एसिड की प्रेजेंस में, जो है एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड कैसे काम कर रहा है, लुईस एसिड की तरह। तो ये इसका रोल क्या है यहाँ पे, ये क्लोरीन जो है Cl2 जो है इसका ये हिट्रोलाइटिक फिजन करवा रहा है। तो पिछले रिएक्शन में जहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूशन किया था, आप वहाँ पे देखो, वहाँ पे Cl2 कैसे टूट रहा था, देखो यहाँ पे होमोलाइटिकली टूट रहा था, तो 2 हमको फ्री रेडिकल्स मिल रहे थे। लेकिन इस रिएक्शन में जो Cl2 होगा वो हिट्रोलाइटिकली टूटेगा, यानी कि एक Cl पॉजिटिव मिलेगा और एक Cl नेगेटिव मिलेगा। वो किसकी मदद से मिलेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड की मदद से मिलेगा, ठीक है। तो लुईस एसिड हिट्रोलाइटिक फिजन करवाएगा Cl2 का, वो मैं अभी मैकेनिज्म में बताऊंगा कि ये इसका हिट्रोलाइटिक फिजन कैसे करता है। दूसरी बात, यहाँ पे हमको डार्क कंडीशंस अप्लाई करनी होती हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे यूवी लाइट या लाइट की प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शन करेंगे तो Cl2 का क्या हो जाएगा, होमोलाइटिक फिजन। तो हमको यहाँ पे होमोलाइटिक फिजन नहीं करना, यहाँ पे हमको हिट्रोलाइटिक फिजन करना है, यानी कि हमको Cl पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जनरेट करने हैं फ्रॉम Cl2। वो किसकी मदद से करेंगे, एक तो एल्यूमिनियम क्लोराइड की मदद से करेंगे और दूसरा डार्क कंडीशंस की मदद से करेंगे, ठीक है। तो इस रिएक्शन में होगा क्या, देखो इस रिएक्शन को हम एक और भी नाम दे सकते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। वो मैं अभी बताता हूँ कि इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम क्यों बोल रहे हैं। तो अब मैकेनिज्म पे चलते हैं। देखो यहाँ पे हमने एल्यूमिनियम क्लोराइड लिया विच इज़ एक्टिंग एज लुईस एसिड। देखो जो एल्यूमिनियम होता है ना, याद रखना ये लुईस एसिड की तरह काम करता है। एल्यूमिनियम क्लोराइड में एल्यूमिनियम इज़ एक्टिंग एज लुईस एसिड, क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम जो होता है इसकी जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल होती है उसमें एक वेकेंट ऑर्बिटल होता है, ठीक है। जितनी भी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल होगी एल्यूमिनियम में एक वेकेंट ऑर्बिटल होता है, तो ये कहीं से भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। दैट्स वाई इट इज़ एक्टिंग एज लुईस एसिड। दूसरा, इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल 6 स्टेट कंडीशन में होती है, यानी कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। होने कितने चाहिए, 8। ऑक्टेट नहीं होता, 6 स्टेट होता है। इसलिए ये कहीं से भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलता है तो ये बहुत जल्दी वहाँ पे अटैक करता है। तो ये अब देखो क्लोरीन जो है, हमें पता है क्लोरीन के पास जो Cl ग्रुप जो होता है, Cl जो एटम होता है उसके पास बहुत सारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या करेगा, इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर अटैक करेगा। किसके, Cl2 जो है उसके किसी एक Cl के ऊपर अटैक करेगा और उसे Cl को विद इलेक्ट्रॉन्स खींच के ले जाएगा और वो क्या बन जाएगा, AlCl4 नेगेटिव। अब जो उनके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, ये जो Cl के बीच में जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, वो दोनों इलेक्ट्रॉन उस Cl के साथ चले जाएंगे जो कि एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ चला गया है, ठीक है। और दूसरा Cl क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रो डेफिशिएंट। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो Cl पॉजिटिव। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोल सकते हैं क्लोरियम आयन, ठीक है। तो ये जो हमको Cl पॉजिटिव मिलेगा, अब ये कैसे काम करेगा, ये काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह। अब ये इलेक्ट्रोफाइल किसके ऊपर अटैक करेगा, जहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। इलेक्ट्रॉन किसके पास होंगे, साइक्लोप्रोपेन के पास। हमको पता है जो एल्केन्स होते हैं, साइक्लो एल्केन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये Cl पॉजिटिव यानी कि इलेक्ट्रो डेफिशिएंट मॉलिक्यूल अब इस साइक्लोप्रोपेन के ऊपर अटैक करेगा। वो किसी भी एक CH2 के ऊपर अटैक कर सकता है साइक्लोप्रोपेन के, क्योंकि सारे के सारे कार्बन इक्वलेंट हैं। तो हमने एक के ऊपर इसका जैसे ही हम अटैक करवाते हैं, तो देखो कार्बन के ऊपर जैसे ही वो अटैक करेगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, तो इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाते हैं। जैसे ही 5 बॉन्ड होंगे तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या करेगा, ये इसको एक ना एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। ये क्या करेगा, अपने साथ वाले CH2 से इलेक्ट्रॉन लेगा और सिग्मा बॉन्ड तोड़ देगा, ठीक है। ये जो CH2 जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये नीचे वाले एक CH2 से इलेक्ट्रॉन खींचेगा,
क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेके बॉन्ड को तोड़ देगा, ठीक है। तो जैसे ही बॉन्ड टूटेगा, जो नीचे वाला CH2 होगा ये इलेक्ट्रो डेफिशिएंट हो जाएगा और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। आप देख सकते हो यहाँ पे जो नीचे वाला CH2 है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, अब इसके ऊपर अटैक करेगा Cl नेगेटिव, लेकिन Cl नेगेटिव अकेला तो है नहीं, वो तो AlCl4 नेगेटिव की फॉर्म में है। तो क्या होगा, AlCl4 नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करेगा और उसमें से Cl नेगेटिव जो होगा वो CH2 के साथ जुड़ जाएगा यहाँ पे, और हमको AlCl3 एज इट इज़ मिल जाएगा। दैट्स वाई AlCl3 इज एक्टिंग एज ए कैटलिस्ट, क्योंकि वो हमको एज इट इज़ मिल गया। और दोनों Cl देखो वो CH2 के साथ आके लग गए, एक पहले स्टेप में लगा Cl पॉजिटिव की फॉर्म में आया था और दूसरा Cl नेगेटिव की फॉर्म में आके इसके ऊपर लग जाएगा। तो इसको हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इसलिए बोला क्योंकि पहले इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, किसने, Cl पॉजिटिव ने, और Cl नेगेटिव ने बाद में अटैक किया। तो जो पहले अटैक करता है उसी का नाम हम आगे लगाते हैं एडिशन के आगे। अगर न्यूक्लियोफाइल पहले करता तो हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बोलते हैं, अब इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया तो हम इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। एक और बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे AlCl3 की जगह पे हम और भी बहुत सारे लुईस एसिड यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फेरिक क्लोराइड यूज़ कर सकते हैं, फेरिक ब्रोमाइड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे और भी लुईस एसिड्स हैं जो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट रिएक्शन, एडिशन ऑफ HBr यानी कि हाइड्रोब्रोमिक एसिड और हाइड्रोआयोडिक एसिड। अब ये रिएक्शन बहुत सिंपल है, इसमें भी क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। अब इसमें कौन सा एडिशन हो रहा है, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो रहा है। देखो जब भी हम साइक्लोप्रोपेन को हम सपोज करते हैं HI के साथ रिएक्ट कर रहे हैं हाइड्रोआयोडिक एसिड के साथ, तो ये बॉन्ड बहुत आसानी से टूटता है HI का, तो H पॉजिटिव और I नेगेटिव जनरेट होते हैं। ये तो बहुत आसानी से हिड्रोलाइटिकली टूट जाते हैं, हीट करने पर भी टूट सकते हैं। तो HI जब टूटेगा वो H पॉजिटिव और I नेगेटिव की फॉर्म में टूटेगा। तो H पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है, वो पहले अटैक करेगा किसी भी कार्बन के ऊपर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिच होता है साइक्लोप्रोपेन, मैंने उन्हें अभी बताया। तो H पॉजिटिव किसी भी एक कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, तो वो कार्बन जो क्या करेगा, जिसके ऊपर H लगा वो दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड तोड़ देगा, ठीक है। तो दूसरा कार्बन जो होगा उसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो उसके ऊपर कौन अटैक कर जाएगा, आयोडीन। तो हमको क्या मिल जाएगा, 1-आइडोप्रोपेन। तो ये भी एक रिंग ओपनिंग रिएक्शन हो जाएगा। बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन किससे होगा, हाइड्रोब्रोमिक एसिड से। हाइड्रोब्रोमिक एसिड भी जब टूटता है वो H पॉजिटिव और Br नेगेटिव की फॉर्म में टूटेगा, और H पॉजिटिव पहले अटैक करेगा किसी एक कार्बन के साथ, फिर दूसरे कार्बन के ऊपर जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा वहाँ पे Br नेगेटिव अटैक करेगा। तो हमको क्या मिल जाएगा, 1-ब्रोमोप्रोपेन। तो ये दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एडिशन रिएक्शंस, जिनमें सब में क्या हो रहा है, रिंग ओपनिंग हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से हम ये वाला जो रिएक्शन है जो हैलोजन एसिड से हम कर रहे हैं वो हम साइक्लोब्यूटेन के साथ भी कर सकते हैं। तो साइक्लोब्यूटेन में भी बिल्कुल सेम रिंग ओपनिंग रिएक्शन होगा, बस वहाँ पे हमको क्या मिल रहा था, पिछले में 1-आइडोप्रोपेन मिल रहा था, इसमें हमको क्या मिलेगा, 1-आइडोब्यूटेन, ठीक है। ब्यूटेन एक ओपन चेन स्ट्रक्चर मिल जाएगा, और दूसरी साइड अगर हम HBr के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, 1-ब्रोमोब्यूटेन। साइक्लोपेंटेन और हायर साइक्लोकेन यानी कि साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, वो ये रिएक्शन नहीं देंगे क्योंकि वो काफ़ी स्टेबल होते हैं। साइक्लोपेंटेन में तो बॉन्ड एंगल 108 डिग्री होता है, जो कि परफेक्ट बॉन्ड एंगल के बिल्कुल पास होता है। परफेक्ट बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री। तो वो ये रिएक्शन आसानी से नहीं शो करता, वो अपनी रिंग को आसानी से नहीं खोलता क्योंकि वो स्टेबल रिंग होती है। अब थर्ड टाइप ऑफ एडिशन कर रहे हैं हम यूजिंग हीट, ठीक है। हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, हाइड्रोजन के साथ हम एडिशन कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल या फिर प्लेटिनम, इनकी प्रेजेंस में भी हम ये रिएक्शन कर सकते हैं। इट इज़ ए सिंपल काइंड ऑफ एडिशन रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, साइक्लोप्रोपेन का हम रिएक्शन कर रहे हैं हाइड्रोजन गैस के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ निकल पाउडर, जिसको हम राने पाउडर भी बोलते हैं। इससे निकल पाउडर की ये दिक्कत होती है कि इसमें हमको थोड़ा सा टेम्परेचर देना पड़ता है ज़्यादा, ठीक है।
और लेकिन इससे यील्ड बहुत अच्छा आता है, ठीक है। तो जब हम इसको निकल की प्रेजेंस में निकल के ऊपर एड्जॉर्ब करवाते हैं हाइड्रोजन गैस को और फिर उसको हम रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, साइक्लोप्रोपेन के साथ, तो रिंग ओपनिंग रिएक्शन होता है। तो हमको एलिफेटिक सैचुरेटेड एल्केन मिलता है। ध्यान देना, सैचुरेटेड एल्केन मिलता है, मतलब कि जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, CH3 CH2 CH3। देखो साइक्लोप्रोपेन से हमको क्या मिला, प्रोपेन मिला, ठीक है। इस बात को याद रखना क्योंकि अगली रिएक्शन में इससे थोड़ा सा अलग होगा। साइक्लोब्यूटेन में भी हमने हाइड्रोजन के साथ जो कि एड्जॉर्ब करी हुई है निकल के ऊपर, उसके साथ हमने रिएक्ट किया। टेम्परेचर हमने दिया 200 डिग्री सेल्सियस और हमको प्रोडक्ट क्या मिला, एन ब्यूटेन, सैचुरेटेड एल्केन। अब एक बात आप देख सकते हो कि साइक्लोप्रोपेन में हमको टेम्परेचर बहुत कम देना पड़ा और साइक्लोब्यूटेन में ज़्यादा देना पड़ा। ऐसा इसलिए है क्योंकि साइक्लोप्रोपेन्स आर वेरी अनस्टेबल, क्योंकि उनमें बॉन्ड एंगल सिर्फ 60 डिग्री है, जो कि परफेक्ट बॉन्ड एंगल से बहुत ज़्यादा कम है। बहुत ज़्यादा एंगल स्ट्रेन होगा साइक्लोप्रोपेन में, इसलिए ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होगा। तो ये कम टेम्परेचर पे भी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। साइक्लोब्यूटेन में बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होता है, तो वो परफेक्ट बॉन्ड एंगल, जो बेयर्स परफेक्ट बॉन्ड एंगल होता है 109, उसके थोड़ा सा पास आ जाता है। तो इसमें एंगल स्ट्रेन थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए इसमें रिएक्टिविटी थोड़ी कम हो जाती है। तो इसलिए हमको थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ता है। तो जितना रिएक्टेंट स्टेबल होता जाएगा हमको हार्श कंडीशंस यूज़ करनी पड़ती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं एक्शन ऑफ हीट। एक्शन ऑफ हीट में हम साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन को सिर्फ सिंपली हीट करेंगे हाई टेम्परेचर के ऊपर। और देखो ये इतने अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स हैं, ये सिंपल हीटिंग से ही अपनी रिंग ओपन कर देते हैं, इनकी रिंग ब्रेक हो जाती है, ठीक है। अब जब हम इनको हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो साइक्लोप्रोपेन जो होता है वो हमको क्या देता है, सॉरी यहाँ पे प्रोपीन आएगा, यहाँ गलत लिखा हुआ है, दिस इज़ प्रोपीन, ठीक है। और साइक्लोब्यूटेन जो होगा वो हमको क्या देता है, वो हमको 3 प्रोडक्ट देता है, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट देता है। या तो 2 ब्यूटीन देगा, या 1 ब्यूटीन देगा, या 2 मिथाइल प्रोपीन देगा। अब ध्यान देना, जब हमने पिछली रिएक्शन में रिंग ओपनिंग किया था विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो हमको सैचुरेटेड प्रोडक्ट मिले थे, ठीक है, क्योंकि हमने हाइड्रोजन का एडिशन किया था। तो जहाँ पे भी बॉन्ड टूटता था वहाँ पे क्या होता था, हाइड्रोजन ऐड हो जाते थे 2, तो हमें डबल बॉन्ड बनाने की, तो मॉलिक्यूल को डबल बॉन्ड बनाने की ज़रूरत नहीं होती थी। देखो अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चलो, CH2 के बीच में जहाँ पे रेड ऐसे लाइन शो करी हुई है, वो बॉन्ड जब टूटेगा तो एक हाइड्रोजन एक CH2 के साथ ऐड हो जाएगा, एक हाइड्रोजन एक CH2 के साथ ऐड हो जाएगा, तो दोनों CH3 में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखो दोनों टर्मिनल CH3 में कन्वर्ट हो गए। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी हो रही है। लेकिन जब हम इसको सिंपली हीट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं दे रहे। तो जब बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन को कोई अपना 4th बॉन्ड तो बनाना है ना, तो 4th बॉन्ड बनाने के लिए उसको हाइड्रोजन नहीं मिल रहा, लेकिन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो वो क्या करता है, आपस में ही पाई बॉन्ड बनाते हैं, जिसकी वजह से वो अनसैचुरेटेड एल्कीन्स हमको हाइड्रोकार्बन्स देना शुरू कर देते हैं। तो साइक्लोप्रोपेन जब टूटा तो उसने क्या दिया, प्रोपीन, ठीक है, ये PROPENE प्रोपीन दिया। और साइक्लोब्यूटेन जब टूटा तो उसने हमें मिक्सचर ऑफ अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट्स दिए, 2 ब्यूटीन 1 ब्यूटीन एंड 2 मिथाइल प्रोपीन। तो इसका कारण आपको समझ आ गया होगा आई होप कि इसमें जब बॉन्ड टूटता है तो हाइड्रोजन हम नहीं दे रहे, तो कार्बन को अपना जो बॉन्ड टूटा है वो वैलेंसी जो फ्री हुई है उसको पूरा करना है, तो वो क्या करता है, उसकी जगह पे पाई बॉन्ड्स बनाना शुरू कर देता है। तो इसलिए हमको सिंपल हीटिंग से अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट मिलता है, हाइड्रोजन की प्रेजेंस में जब हम हीट करते हैं तो हमको सैचुरेटेड प्रोडक्ट मिलता है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करना कमेंट बॉक्स में, और लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।